बाबूजी, मैंने इसे पानी से चला दिया। अब हमें डीजल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंद कर अपनी ये जुबान। तूने मेरी नाक कटवा दी। औरत होकर ट्रैक्टर चलाती है। बाबूजी मत तोड़िए। दोस्तों, आज की कहानी उस भारत की तस्वीर है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक तरफ वो बेटियां हैं जो आसमान छूना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो बेड़ियां हैं जो उन्हें रसोई की चारदीवारी में कैद रखती हैं। यह कहानी है रतनपुर गांव की एक ऐसी ही बहू स्नेहा की, जिसने अपनी कलाई की चूड़ियों को बेचकर ट्रैक्टर का इंजन खरीदने की हिम्मत की, जिसने पानी से ट्रैक्टर चलाने का वो सपना देखा जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हंसते थे। लेकिन जब उसका सपना हकीकत बना तो उसके अपने ही ससुर ने उस मशीन को हथौड़े से चकनाचूर कर दिया। क्या एक औरत का आविष्कार पुरुष के अहंकार से जीत पाएगा? क्या वो टूटे हुए पुर्जे कहानी के अंत में जो करेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। रतनपुर गांव की तपती दोपहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं किसी खेत से ट्रैक्टर के चलने की आवाज आ रही थी, जो बार बार खांसी की तरह रुक जाती थी। यह ट्रैक्टर गांव के सबसे रसूखदार किसान सूर्य प्रकाश का था। सूर्य प्रकाश का नाम पूरे जिले में इज्जत से लिया जाता था। उनकी सफेद पगड़ी और मूंछों का ताव ही उनकी पहचान थी। उनके घर के नियम पत्थर की लकीर थे। औरतें घर की देहरी नहीं लांघ सकती थी और मर्द रसोई में झांक नहीं सकते थे। इसी हवेली नुमा घर में 6 महीने पहले स्नेहा बहू बनकर आई थी। स्नेहा शहर से पढ़ी लिखी इंजीनियर थी। उसके पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया था, लेकिन समाज के डर से और अच्छी रिश्तेदारी मिलने के लालच में उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी कर दी गई थी। स्नेहा जब विदा होकर आई तो अपने साथ किताबों का एक बक्सा भी लाई थी, लेकिन उसकी सास पार्वती ने पहले ही दिन कह दिया था कि बहू इस घर में किताबों का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ चूल्हा और चक्की चलती है। स्नेहा ने उसी दिन अपनी डिग्री और सपनों को उस बक्से में बंद करके ताला लगा दिया था और चाबी अपने दिल के किसी कोने में छुपा ली थी। उसका पति माधव एक सीधा सादा नौजवान था जो अपने पिता की परछाई से भी डरता था। माधव स्नेहा को चाहता तो बहुत था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाबूजी के खिलाफ जाकर स्नेहा के सपनों की बात कर सके। दिन बीतते गए और हालात बदलने लगे। देश में महंगाई डायन की तरह मुंह खोले खड़ी थी। डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। जिस ट्रैक्टर की आवाज सूर्य प्रकाश की शान थी, अब वही ट्रैक्टर उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। हर रोज खेत जोतने के लिए हजारों का डीजल फूकना पड़ता था। फसल का दाम मिल नहीं रहा था और खर्चा बढ़ता जा रहा था। रात के खाने पर अक्सर सन्नाटा रहता था। सूर्य प्रकाश की थाली में रोटी तो होती थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था। एक रात स्नेहा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसने अपने ससुर की आवाज सुनी। वो माधव से कह रहे थे कि बेटा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये ट्रैक्टर सफेद हाथी बन गया है। इसे चलाना अब मेरे बस की बात नहीं रही। माधव ने दबी आवाज में कहा कि बाबूजी, मैं शहर जाकर कुछ काम ढूंढ लूं क्या? सूर्य प्रकाश ने डांटते हुए कहा कि खबरदार, जो ऐसा सोचा, हम जमींदार हैं, अपनी मिट्टी छोड़कर नौकरी करेंगे तो पूर्वजों की आत्मा को क्या जवाब देंगे? स्नेहा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसे माधव का उदास चेहरा और ससुर की बेबसी देखी नहीं गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। उसके दिमाग में बार बार अपने कॉलेज का वो प्रोजेक्ट घूम रहा था जिसे उसने अधूरा छोड़ दिया था। उसने हाइड्रोजन फ्यूल पर रिसर्च की थी। उसे पता था कि पानी के अंदर अपार ऊर्जा छुपी है। अगर पानी के अणुओं को तोड़ा जाए तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगली सुबह जब सब लोग अपने काम में लग गए, स्नेहा चुपके से घर के पीछे वाले कबाड़ खाने में गई। वहां पुराने लोहे, टूटी हुई मोटरें और तारों का जखीरा पड़ा था। धूल की मोटी परत जमी थी। स्नेहा ने एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल उठाई और उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस घर को बिखरने नहीं देगी। वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे ट्रैक्टर डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलेगा। यह पागलपन था। अगर किसी को पता चलता तो शायद उसे घर से निकाल दिया जाता, लेकिन स्नेहा ने ठान लिया था। उसकी जंग शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले उसे कुछ सामान चाहिए था। स्टेनलेस स्टील की प्लेटें, कुछ खास किस्म के तार और एक बैटरी, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। माधव को वो बता नहीं सकती थी क्योंकि वो डर जाएगा। उसने अपनी अलमारी खोली। वहां उसकी मां की दी हुई सोने की बालियां रखी थी। स्नेहा ने एक पल के लिए उन्हें चूमा और फिर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। दोपहर को बहाना बनाकर कि वो मंदिर जा रही है, वो गांव के सुनार के पास गई। सुनार ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन स्नेहा ने कहा कि काका, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, किसी को बताना मत। बालियां बेचकर उसे जो पैसे मिले उससे उसने शहर से गुपचुप तरीके से जरूरी सामान मंगवाया। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। स्नेहा दिन भर घर का काम करती, सास के पैर दबाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, और जैसे ही दोपहर को सास सो जाती और ससुर खेत पर चले जाते, वो भागकर कबाड़ खाने में पहुंच जाती। वहां की उमस और गर्मी में पसीने से लथपथ होकर वो तारों को जोड़ती। कई बार उसके हाथों में चोट लगी, कई बार करंट का झटका लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वो जानती थी कि अगर सास को भनक भी लग गई तो कयामत आ जाएगी। एक दिन वो हाइड्रोजन जनरेटर का सेल तैयार कर रही थी कि तभी पीछे से आहट हुई। स्नेहा का दिल गले में आ गया। उसने मुड़कर देखा तो माधव खड़ा था। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने पूछा, स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
और ये सब क्या है? स्नेहा ने दौड़कर माधव का मुंह बंद कर दिया और उसे अंदर खींच लिया। उसने माधव को सब सच बता दिया। उसने समझाया कि कैसे पानी से ट्रैक्टर चल सकता है। माधव पहले हंसा। उसने कहा, स्नेहा तुम पागल हो गई हो क्या? पानी से तो प्यास बुझती है, ट्रैक्टर नहीं चलता। ये सब किताबी बातें हैं। लेकिन स्नेहा ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि माधव मुझ पर भरोसा करो, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने रटा नहीं है, समझा है। अगर हम ये कर पाए तो बाबूजी को जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। माधव अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर पिघल गया। उसे पहली बार स्नेहा में एक साधारण गृहिणी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक नजर आई। उस दिन के बाद माधव भी इस मिशन में शामिल हो गया। अब दोनों मिलकर काम करते थे। माधव शहर से वो पुर्जे ले आता जो गांव में नहीं मिलते थे। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सोती थी, इस घर के कबाड़खाने में एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। स्नेहा ने एक छोटा सा इंजन तैयार किया। टेस्ट का दिन आया। उन्होंने एक पुरानी मशीन में उस किट को फिट किया और पानी की बोतल लगाई। माधव का हाथ कांप रहा था। स्नेहा ने स्विच दबाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर एक हल्की सी सनसनाहट हुई और मशीन चल पड़ी। वो आवाज, वो घरघराहट उन दोनों के लिए दुनिया का सबसे मधुर संगीत था। माधव खुशी से पागल हो गया। उसने स्नेहा को गले लगा लिया। लेकिन स्नेहा ने कहा कि अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। असली चुनौती तो उस बड़े ट्रैक्टर को चलाना है जो बाबूजी की जान है। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लान ये था कि जिस दिन सूर्य प्रकाश शहर जाएंगे उसी दिन वो खेत में खड़े पुराने ट्रैक्टर पर यह प्रयोग करेंगे। मौका जल्दी ही मिल गया। सूर्य प्रकाश को बैंक के काम से 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ा। उनके जाते ही स्नेहा और माधव खेत पर पहुंच गए। गांव वाले उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बहू खेत में क्या कर रही है। स्नेहा ने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और ट्रैक्टर के इंजन पर चढ़ गई। उसने डीजल टैंक का कनेक्शन काटा और वहां अपना बनाया हुआ हाइड्रोजन किट फिट करना शुरू किया। उसके हाथ काले हो गए थे, चेहरे पर ग्रीस लग गया था, लेकिन वो रुकी नहीं। माधव उसे औजार पकड़ा रहा था। 2 दिन और 2 रात की मेहनत के बाद ट्रैक्टर तैयार था। उसकी टंकी में अब डीजल नहीं बल्कि कुएं का साफ पानी भरा था। सुबह होने वाली थी। सूर्य प्रकाश के लौटने का समय हो गया था। स्नेहा ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। उसने आंखें बंद करके भगवान को याद किया और चाबी घुमाई। इंजन ने एक भारी आवाज की और बंद हो गया। माधव के माथे पर पसीना आ गया। स्नेहा ने फिर कोशिश की। इस बार इंजन ने जोर की आवाज की। धुआं नहीं निकला बल्कि साइलेंसर से पानी की भाप निकली और ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। इंजन की लयबद्ध आवाज गूंज उठी। स्नेहा ने गियर डाला और ट्रैक्टर आगे बढ़ा। वो पानी से चल रहा था। यह चमत्कार था। माधव दौड़कर ट्रैक्टर के पीछे चढ़ गया। वो दोनों खेत के चक्कर लगाने लगे। गांव के लोग जमा हो गए। सब हैरान थे कि बिना धुएं के ट्रैक्टर कैसे चल रहा है। किसी ने कहा कि यह जादू है, किसी ने कहा कि बहू ने कुछ कर दिखाया है। तभी सामने से एक जीप आती दिखाई दी। वो सूर्य प्रकाश की जीप थी। जीप रुकी और सूर्य प्रकाश बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनका ट्रैक्टर खेत में चल रहा है और स्टीयरिंग पर उनकी बहू बैठी है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि उनकी मर्यादा का तमाशा बन गया है। वो तेज कदमों से खेत की तरफ बढ़े। माधव ने पिता को आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने स्नेहा से कहा कि रोको, बाबूजी आ गए। स्नेहा ने ट्रैक्टर रोका और नीचे उतरी। उसकी आंखों में खुशी थी कि उसने ससुर की समस्या हल कर दी। वो दौड़कर उनके पास गई और बोली, बाबूजी, मैंने इसे पानी से चला दिया। अब हमें डीजल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सूर्य प्रकाश को उसके शब्द सुनाई नहीं दिए। उन्हें सिर्फ यह दिखाई दिया कि उनके घर की इज्जत, उनकी बहू मर्दों की तरह ट्रैक्टर चला रही है, और वो भी उनके खानदानी ट्रैक्टर के साथ खिलवाड़ करके। उन्होंने जोर से चिल्लाया कि बंद कर अपनी ये जुबान, तूने मेरी नाक कटवा दी। औरत होकर ट्रैक्टर चलाती है और ये क्या कूड़ा कबाड़ा लगा रखा है मेरे इंजन में। स्नेहा ने समझाने की कोशिश की कि बाबूजी, ये साइंस है, ये विज्ञान है। लेकिन सूर्य प्रकाश ने पास पड़ा एक लोहे का सब्बल उठा लिया। क्रोध ने उनकी बुद्धि हर ली थी। वो ट्रैक्टर की तरफ लपके। स्नेहा उनके पैरों में गिर गई। वो गिड़गिड़ाई कि बाबूजी मत तोड़िए, इसमें मेरी मेहनत है, इसमें हमारा भविष्य है। लेकिन सूर्य प्रकाश ने उसे धक्का दे दिया। अगले ही पल वहां सिर्फ लोहे के टकराने की आवाजें थीं। सूर्य प्रकाश ने उस हाइड्रोजन किट पर वार करना शुरू कर दिया। कांच की बोतलें टूट गईं, तार बिखर गए, सर्किट चकनाचूर हो गए। हर प्रहार के साथ स्नेहा की चीख निकल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो हथौड़ा मशीन पर नहीं, उसके दिल पर पड़ रहा हो। माधव खड़ा रोता रहा। वो अपने पिता का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 5 मिनट के अंदर महीनों की मेहनत कबाड़ बन चुकी थी। ट्रैक्टर फिर से बेजान हो गया था। सूर्य प्रकाश ने हांफते हुए सब्बल फेंका और कहा कि आज के बाद अगर तूने घर की देहरी लांघी या किसी मशीन को हाथ लगाया तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। जा जाकर रोटियां सेक, जिसके लिए तुझे लाया गया था। स्नेहा मिट्टी में बैठी थी। उसके हाथों में टूटे हुए कांच चुभ रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो उठी नहीं। वो बस उस टूटे हुए सपने को देखती रही। गांव वाले तमाशा देखकर चले गए। सब कह रहे थे कि जमींदार साहब ठीक ही तो कह रहे हैं, औरत का काम चूल्हा है, ट्रैक्टर नहीं। उस दिन स्नेहा की आत्मा मर गई थी। वो घर लौटी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसने खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। वो बस खिड़की से बाहर उस खड़े ट्रैक्टर को देखती रहती जो अब कबाड़ बन चुका था। माधव उसे मनाने आता, माफी मांगता, लेकिन स्नेहा की आंखों में अब कोई भाव नहीं था। वो एक जिंदा लाश बन गई थी। दिन बीतते गए और स्थिति बदतर होती गई। सूखा पड़ गया। गांव में पानी की कमी हो गई और डीजल के दाम और बढ़ गए। सूर्य प्रकाश की फसलें पानी के बिना सूखने लगी क्योंकि ट्यूबवेल चलाने के लिए डीजल के पैसे नहीं थे।
बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया था कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन नीलाम होगी। सूर्य प्रकाश का घमंड अब चिंता में बदल चुका था। वो रात रात भर जागते और हुक्का पीते रहते। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो नहीं था, लेकिन बर्बादी सामने दिख रही थी। तभी एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उस पर लाल बत्ती तो नहीं थी, लेकिन वो बड़े अफसरों की गाड़ी लग रही थी। उसमें से कुछ लोग उतरे जो सूट बूट में थे। उनके हाथ में कुछ फाइलें थीं। वो सीधे सरपंच के पास गए और पूछा कि इस गांव में वो घर कौन सा है जहां पानी से इंजन चलाने का प्रयोग हुआ था। सरपंच हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि वो तो सूर्य प्रकाश की ओसन था, लेकिन अफसरों ने कहा कि हमें उससे मिलना है। बात यह थी कि जिस दिन स्नेहा और माधव ने खेत में ट्रैक्टर चलाया था, गांव के ही एक लड़के ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वो वीडियो वायरल हो गया था और यह जापान के बड़े वैज्ञानिकों तक पहुंच गया था। उन्होंने उस वीडियो में इंजन की आवाज और भाप देखकर समझ आ गया था कि यह कोई साधारण जुगाड़ नहीं बल्कि एक बड़ी खोज है। और यही वो कड़वी सच्चाई भी थी कि जिस टैलेंट को अपने ही घर ने इज्जत के नाम पर तोड़ दिया, उसकी कीमत समझने के लिए बाहर के लोग आ गए। भारत में कई बार मेहनत और हुनर को सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जापान जैसे देश उसे पहचान कर सम्मान देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अफसर सूर्य प्रकाश के घर पहुंचे। सूर्य प्रकाश बाहर चबूतरे पर बैठे थे। अफसरों ने नमस्ते किया और कहा कि हम जापान की रिसर्च टीम से आए हैं। हमें पता चला है कि आपके यहाँ एक ऐसी तकनीक बनाई गई है जो पानी को ईंधन में बदल सकती है। हम उस वैज्ञानिक से मिलना चाहते हैं। सूर्य प्रकाश की जुबान तालू से चिपक गई। उन्होंने कहा कि वो तो मेरी बहू है। अफसरों ने कहा कि कृपया उन्हें बुलाइए, वो देश की धरोहर है। सूर्य प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को उन्होंने पैर की जूती समझा, आज बड़े बड़े लोग उसके लिए खड़े थे। माधव दौड़कर अंदर गया। स्नेहा बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर और पीली। माधव ने कहा, स्नेहा उठो, बाहर देखो कौन आया है। तुम्हारे हुनर को सलाम करने लोग आए हैं। स्नेहा को विश्वास नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आगे बढ़कर कहा कि बेटी, क्या वो वीडियो तुम्हारा है? क्या तुमने वो इंजन बनाया था? स्नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे पास एक चुनौती है। पास के जिले में एक बहुत बड़ा बांध परियोजना का काम रुका पड़ा है क्योंकि वहां ईंधन नहीं पहुंच पा रहा। हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो वहां के नदी के पानी से ही ऊर्जा बना सके। क्या तुम हमारे लिए अपना वो आविष्कार दोबारा बना सकती हो? अगर तुम सफल रही तो हम तुम्हें पेटेंट भी दिलाएंगे और 50 लाख का इनाम भी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। 50 लाख सुनकर सूर्य प्रकाश की आंखें फटी रह गईं। लेकिन समस्या यह थी कि पुराना मॉडल टूट चुका था। स्नेहा ने अपनी सूजी हुई आंखों से ससुर की तरफ देखा। सूर्य प्रकाश की नजरें झुकी हुई थी। स्नेहा ने गहरी सांस ली और कहा कि सर, मेरा मॉडल टूट गया है, लेकिन नक्शा मेरे दिमाग में है। अगर आप मुझे सामान दें तो मैं अभी इसी वक्त आपके सामने दूसरा इंजन बना सकती हूँ। अफसरों ने तुरंत हामी भर दी। उनकी गाड़ी से आधुनिक टूल्स और सामान निकाला गया। सूर्य प्रकाश के आंगन में ही एक प्रयोगशाला बन गई। पूरा गांव छतों पर चढ़कर देख रहा था। स्नेहा ने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचा। उसने माधव की तरफ देखा। माधव ने आंखों से इशारा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्नेहा काम पर लग गई। इस बार उसके पास डर नहीं था। इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने तेजी से सर्किट जोड़े, प्लेटों को सही कोण पर लगाया, रसायन का मिश्रण तैयार किया। वो भूल गई कि वो कमजोर है। वो भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया। वो बस एक इंजीनियर थी जो अपनी रचना को जन्म दे रही थी। 4 घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा। लोग सांस रोके खड़े थे। सूर्य प्रकाश एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना था और मन में डर। हे भगवान, आज मेरी बहू की लाज रख लेना। आखिरकार स्नेहा खड़ी हुई। उसने एक बड़े जनरेटर के साथ अपने डिवाइस को जोड़ा। उसने एक बाल्टी पानी डाला। वैज्ञानिक ने अपनी मशीनें चेक की। स्नेहा ने कहा, बाबूजी, क्या आप आकर स्विच दबाएंगे? सब हैरान रह गए। जिसने उसका सपना तोड़ा, वो उसी को सम्मान दे रही थी। सूर्य प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते कदमों से आगे आए। उनका हाथ थरथरा रहा था। उन्होंने स्विच दबाया। एक पल का सन्नाटा और फिर धड़ 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 जनरेटर चल पड़ा। बिजली के बल्ब जो वहां लगाए गए थे वो जगमगा उठे। वो रोशनी सिर्फ बल्ब की नहीं थी, वो उस घर के अंधकार के मिटने की रोशनी थी। अफसरों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। गांव वालों ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। मीटर रीडिंग दिखा रही थी कि ऊर्जा का प्रवाह एकदम शुद्ध और शक्तिशाली था। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने स्नेहा के सिर पर हाथ रखा और पेटेंट के कागजात दिए। लेकिन असली दृश्य इसके बाद हुआ। सूर्य प्रकाश जो अपनी मूंछों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और स्नेहा के चरणों में रख दी। वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि मैं अंधा था। मुझे लगा कि तू मेरी इज्जत मिट्टी मिला रही है, लेकिन तूने तो मेरे घर को मंदिर बना दिया। स्नेहा ने झुककर पगड़ी उठाई और ससुर के सिर पर वापस रखी और बोली कि गलती इंसान से होती है बाबूजी। बस इतना वादा कीजिए कि आगे से किसी बेटी के पंख मत काटिए, उसे उड़ने दीजिए। उस दिन के बाद रतनपुर बदल गया। सूर्य प्रकाश ने अपनी जमीन नहीं बेची, बल्कि उस इनामी राशि से गांव में एक साइंस कॉलेज खोला जिसका नाम रखा गया स्नेहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वहां की लड़कियां सिर्फ रोटियां नहीं बेलती, बल्कि रोबोट और ड्रोन बनाती हैं। स्नेहा आज भी वही बहू है, लेकिन अब वो जब ट्रैक्टर लेकर खेत में निकलती है तो गांव के मर्द अपना सिर झुकाकर उसे सलाम करते हैं। माधव अब उसका असिस्टेंट बनकर गर्व महसूस करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। एक औरत अगर घर संभाल सकती है तो वो दुनिया भी बदल सकती है। जरूरत है तो बस एक मौके की, एक भरोसे की। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी माँ, बहन या बहू है जो कुछ करना चाहती है, तो उसके पंख मत काटिए, उसे उड़ने दीजिए। क्या पता वो भी आपकी किस्मत बदल दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे इतना शेयर करो कि हर उस ससुर तक पहुंचे जो अपनी बहू को सिर्फ घूंघट में देखना चाहता है।